हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो ज़रूर इसका कुछ फिजिक्स में इंपॉर्टेंस होगा। क्या इंपॉर्टेंस होगा, कैसे एम्प्लॉय करेंगे, ऐसी कुछ बात हम लोग करेंगे इस प्रोसेस में। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ मैथमेटिकल टेक्निक है, उसका कुछ यूज़ होता होगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूला वगैरह होगा, वो सारी बातें हम लोग करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, सो उससे पहले म्यूज़िक आप लोगों को पसंद होगा, म्यूज़िक पसंद होगा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग होते हैं। गिटार आपको पसंद होगा, किसी को, मेरे ख्याल से सबको पसंद होता है गिटार, बट किसी को नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो मैं आपको गिटार का एक साउंड सुनाता हूँ, और गिटार का ही नहीं, अभी मैं आपको 3 साउंड सुनाऊंगा। एक गिटार का प्लकिंग का सिंगल प्लक, टंग। ठीक है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड धुन नहीं सुना रहा, अरिजीत सिंह के गाने सुनने आप कहीं और जाइए, यहाँ पे क्लास में नहीं सुना रहा मैं। ओके, सो गिटार प्लक का साउंड मैं सुनाता हूँ, और उसके बाद ये 2 और साउंड सुनाऊंगा। सुन पाए? ठीक है, फिर बजा देते हैं। तो ये जो साउंड है, अब आप बोलोगे साउंड है, फिजिक्स के टर्म्स में बात करें तो साउंड एक वेव होता है। वेव में कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये किस फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, तो पता लगाने के लिए क्या करते हैं, 2 प्योर वेव, साइन वेव 400 600 सुनने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली वो सुनाई कैसा देता है। ठीक है, तो मैं आपको सुनाने वाला हूँ 400 हर्ट्स। ठीक है, गिटार जैसा सुनाई दिया क्या? आवाज़ नहीं था, पतला मोटा अपनी जगह है, बट ये कुछ प्लेन सा साउंड था, और गिटार तो बढ़िया मस्त लगता है सुनने में। ठीक है, फिर से सुन लेते 400 हर्ट्स। ठीक है, और गिटार को सुनेंगे तो ये कुछ ऐसा सुनाई देता है, 400 हर्ट्स। और अब मैं आपको 600 सुनाऊंगा तो वो आपको थोड़ा डिफरेंट सुनाई देगा। कैसा सुनाई देगा? तो आप बोलोगे कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आवाज़ पतली हो जाती है, तो कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये है 600 हर्ट्स। गिटार का प्लग बहुत डिफरेंट है इन दोनों साउंड से। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप साउंड की बात करते हो, आपको एक साथ बहुत सारे आवाज़ एक साथ सुनाई देते हैं, ऐसा होता है। तो ये जो गिटार का साउंड है, हो सकता है इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज एम्बेडेड हो, कई सारे साउंड्स एक साथ गिटार में बज रहे हो, कई सारे फ्रीक्वेंसीज, कैसा हो सकता है। ठीक है, तो उसको एनालिसिस करें, अगर उसको एनालिसिस किया गया है एक्सपेरिमेंटली, और जो भी है वो आगे देखेंगे। फिलहाल अगर साइन वेव की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो प्योर वेव है, इस प्योर वेव के बारे में आप क्या बोलोगे कि इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है 400 हर्ट्स, इसके लिए 600 हर्ट्स। और जाहिर सी बात है, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो वैसे ही वेवलेंथ जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, रिपलिंग बढ़ जाती है। तो ये ग्राफ है साउंड का, 400 हर्ट्स वाले, 600 हर्ट्स वाले। ठीक है, अब ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम ग्राफ, टाइम लिखा हुआ है, और वर्टिकल एक्सिस में प्रेशर वेरिएशन, डेल्टा पी। जब साउंड की बात करते हैं तो उसमें हवा में क्या होता है, प्रेशर में वेरिएशन होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ बना रखा है। अब अगर मैं पूछूं कि साउंड का जो भी वॉल्यूम है, इंटेंसिटी, वो किस किस फ्रीक्वेंसी का मिलेगा इस साउंड में, तो आप बोलोगे ये साउंड तो प्योर 400 हर्ट्स का है। अगर मैं इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ इस केस में, तो मेरे को कैसा ग्राफ मिलना चाहिए? तो मेरे को मिलना चाहिए एक सिंपल स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए 400 हर्ट्ज पे। ठीक है, और यही ग्राफ अगर मैं 600 वाले के लिए बनाता हूँ तो 400 यहाँ पे मिला, 600 मेरे को यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मैं हट जाऊंगा सामने से। ठीक है, ठीक है, अब गिटार का ये जो प्रेशर वेरिएशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये कैसा दिखाई देता है, तो आगे देखते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
गिटार का जो साउंड है उसका अगर प्रेशर वेरिएशन वर्सेस टाइम ग्राफ देख रहे हो, वो कुछ आपको ऐसा अजीबोगरीब सा दिखाई देता है, बड़ा मिक्सचर से जम्बल्ड अप सा दिखाई देता है। इसको देख के आप क्या बता सकते हो कि इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज मिक्स्ड है? नहीं बता सकते, ठीक है। अब अगर इसका एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ अगर बनाएंगे, इसी प्लग की बात कर रहे हैं, ठीक, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो 1200 हर्ट्ज का साउंड है, ये बहुत हाई, इसका एक बहुत बड़ा पीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1200 हर्ट्ज का जो साउंड है वो एक उसका ज़्यादा कंपोनेंट है, वो थोड़ा लाउड है। उसमें क्या मिक्स कर दिया गया है? 600 हर्ट्ज का नॉट सो लाउड, 900 हर्ट्ज का नॉट सो लाउड, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे जो पीक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन सारे फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर जो है ये मिलके बना है ये गिटार प्लग का साउंड, ठीक है। अब डिजिटल तो यहाँ से अगर आपको यहाँ की इंफॉर्मेशन मिल जाए, यहाँ से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा है, गिटार का प्लग है। बट इस ग्राफ से अगर आपको ये ग्राफ मिल जाता है, ये बहुत यूजफुल ग्राफ है, इसमें आपको पता चल जा रहा है कौन से साउंड्स का मिक्सचर मिलके गिटार बना, ठीक है। अब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना चाहता है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना चाहता है, तो उसकी कोशिश ये रहेगी कि जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है, बहुत हाई कोई फ्रीक्वेंसी हो गया, उसका साउंड ना रहे, तो इसको उड़ा दिया जाए। साउंड एडिटिंग में कुछ ऐसा ही किया जाता है। यहाँ से यहाँ पे आते हैं और जो अननेसेसरी पार्ट होता है, पीक्स होते हैं, उनको उड़ा दिया जाता है, ज़ीरो कर दिया जाता है। तो जो नॉइज़ होते हैं उसको हटा दिया जाता है उस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या यहाँ से यहाँ पहुँचने का कोई तरीका है? वही तरीके को हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर यहाँ जाना है तो आप जाओगे वाया फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है। अगर आपको फंक्शन ऑफ टाइम पता है, वो जो ग्राफ दिया हुआ था गिटार का, या वो साइन वेव जो पहले दो वेव्स में 400 वाले वगैरह में दिया हुआ था, तो वो अगर फंक्शन आपको पता है तो उसकी मदद से, अगर आप उसकी मदद से, इस फॉर्मूले से आप एक फंक्शन निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यही चीज़ तो चाहिए था हमको। एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम से हम लोग एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी में चले गए थे, वहाँ पे हमको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। इस तरीके से जो है यात्रा की जाती है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग बात कर ही रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि भाई अगर ऐसी बात है, इसका जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा आया था, ठीक है। ऐसा ग्राफ का क्या मतलब है? अच्छा, इसके बारे में बोलेंगे, ये कैसा फंक्शन है साउंड वेव का। तो वेव्स के बारे में आपको पता होगा, वेव फंक्शन, वेव्स के लिए जो फंक्शन होता है वो होता है आपके पास एफ ऑफ टी की बात करेंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो ये हो जाता है हमारे पास सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा टी, इस स्ट्रक्चर का रहता है, ओमेगा नॉट, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी में जाना है तो 2 पाई एफ जो होता है वो ओमेगा के बराबर होता है, वो भी लिख देते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर यहाँ से हमको यहाँ जाना है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में प्लॉट करनी है, तो रिजल्ट इस पर्टिकुलर केस का कैसा दिखाई देना चाहिए? तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको पीक दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। अब इसको एफ को मैं ओमेगा कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग ओमेगा के टर्म्स में काम करने वाले हैं। आपको एफ चाहिए होगा, सीधे सीधे फॉर्मूला रखा हुआ है हमारे पास सीधे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पीक होता है, ये कैसा फंक्शन है? तो आप जानते हो डेल्टा फंक्शन ही एक फंक्शन है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पीक करता है, बाकी जगह जीरो रहता है। तो जो फाइनल फंक्शन आने वाला है, यहाँ से अगर यहाँ पहुँचेंगे तो वो कुछ डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में होगा, ठीक है। ऐसा हमारा क्लेम है। अब इस फॉर्मूला को लगा के, इस फंक्शन को लेते हुए हम लोग टेस्ट करते हैं कि हमारा जो प्रेडिक्शन था, सोच रहे थे, वो सही है कि नहीं, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। ट्राई करने के लिए क्या बोलेंगे? चलो आगे बढ़ो, ठीक है। ये रहा एफ ऑफ टी, हमको पता है हमारे केस में कॉस ओमेगा टी है, ठीक है। और हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म करके एफ ऑफ ओमेगा पता करना है।
तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सामने 1/√2π, और क्या क्या चीज़ें थी, e⁻⁰ ओमेगा टी, ठीक है। और फिर वो वाला फंक्शन, तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है a cos ω0 t, ठीक है, dt। ये काम करना है, ये इंटीग्रेशन करने अपने को आना चाहिए, इंटीग्रेशन आता है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पे कॉस है। अब कॉस को आप एक्सपोनेंशियल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है e⁻⁰ थीटा प्लस e⁻⁻ थीटा बाय 2 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं थीटा नहीं है, ω0 t है, तो थीटा की जगह ω0 t रख देंगे और ये हमारे पास नया एक्सप्रेशन जो है थोड़ा इसको मॉडिफाई हो जाएगा और देखते हैं क्या दिखता है। तो 1/√2π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, e⁻⁰ वैसे का वैसा, ठीक है, बाय 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे बाय 2 आ गया, ठीक है, a को भी बाहर निकाल लेते हैं, a भी बाहर आ गया, अंदर क्या चीज़ बचेगा, केवल ये न्यूमरेटर वाला टर्म यानी कि e⁻⁰ t प्लस e⁻⁰ माइनस में ω0 t, ठीक है, dt। इस इंटीग्रेशन को करना है, ठीक है, इस इंटीग्रेशन को करना है a/2√2π, जो भी चीज़ें रखी हुई है सामने रहने दो, ठीक है। और ये दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेंगे तो हमारे पास एक टर्म आ जाएगा इंटीग्रल e⁻⁰ ओमेगा t e⁻⁰ ω0 t, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला हमको पता है e⁻a इंटू e⁻b जो होता है, ये होता है e⁻a + b, एक्सपोनेंशियल्स की बातें, ठीक है। तो ये अलग अलग लिखने की जगह सीधे सीधे हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधे सीधे ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ω0 इंटू टी, ये पहला टर्म है, ठीक है। कौन सा, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया इंटीग्रल dt, प्लस दूसरा टर्म लिखते हैं आप, इंटीग्रल सेम चीज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और e⁻⁰ ओमेगा माइनस ω0 t dt, ठीक है, ये हो गया। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, डेल्टा फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको मैं सेपरेट कर दूँ इस रीजन को, जो डेल्टा फंक्शन है वो एसेंशियली क्या होता है, वो एसेंशियली होता है आपके पास इंटीग्रल 1/2π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e⁻⁰ के x dk, मतलब k के जगह t कर लो, t चलो चेंज कर ही देते हैं, e⁻⁰ डेल्टा ऑफ, इसको t कर देते हैं फिलहाल, डेल्टा ओमेगा कर देते हैं ना सीधा, डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू e⁻⁰ ओमेगा t dt। ये हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा फंक्शन का, ऐसा होता है। तो एसेंशियली आप देख रहे हो यहाँ पे ओमेगा नहीं है, ओमेगा प्लस ω0 है, तो डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ω0 वाला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा माइनस ω0 वाला टर्म आ जाएगा और जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा आपके पास a इंटू
√2π/2 और ब्रैकेट में डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, और दूसरा टर्म आपके पास बचेगा डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, क्लेम क्या था हमारा? क्लेम था कि जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलना चाहिए वो डेल्टा फंक्शन के टर्म्स में मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। सामने कुछ चीज़ें लगी हुई है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेल्टा फंक्शंस हमको मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका हमने किया, जो रिजल्ट मिला एग्जैक्टली एक सिंगल टर्म नहीं मिल रहा, दो टर्म्स अलग अलग मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो फाइनल ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? तो उस ग्राफ को अगर बनाएं तो वो ग्राफ आपको दिखाई देगा कैसा? तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है, फाइनल रिजल्ट आया समथिंग, जो सारा कांस्टेंट है उसको लपेट लिया, डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट था हमारे पास, और एक था डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम इसका ग्राफ आपको जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही मिल रहा है। एक माइनस ओमेगा नॉट पे आपको एक पीक मिल रही है, और एक पीक आपको मिलेगी प्लस ओमेगा नॉट पे। ठीक है, सारा लेबलिंग कर देते हैं, ओमेगा नॉट माइनस में और ये प्लस ओमेगा नॉट, और बाकी जो चीज़ें थी आपके पास, इंटेंसिटी बोल लो, एम्पलीट्यूड बोल लो, प्रेशर वेरिएशन बोल लो, जो भी, वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हो गया। ठीक है, ओके। सो ये हमारे पास जो एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड क्या था कि एक सिंगल लाइन मिलेगी, वो चीज़ हमको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो तरीका ठीक है, मैथमेटिक्स ठीक है, जिसने भी डिस्कवरी वगैरह की है उसने कोई गड़बड़ नहीं किया, ये काम अपने को करना है। ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट ये है, फॉर्मूला है हमारे पास, एक फंक्शन होगा हमारे पास टाइम का, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे ओमेगा के टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। ठीक है, ये यहाँ पे मेनली काम है। अच्छा, अब ये जो काम है, इससे हम लोगों ने क्या क्या किया? हमने बोला कि भाई एक बहुत यूज़फुल चीज़ है गिटार या साउंड इंस्ट्रूमेंट जो साउंड एडिटिंग करता है उसके लिए। वो क्या करेगा? जो अजीबोगरीब सा ग्राफ था गिटार वाला, चलो वहाँ पे आ जाते हैं। साउंड एडिटर के लिए बहुत यूज़फुल टेक्निक है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, नॉइज़ वगैरह उड़ा देगा, नॉइज़ वाले पीक्स। ठीक, ऐसा कुछ। तो ये तो म्यूज़िक वाले के लिए यूज़फुल है, हम लोग थोड़ी ना, हम लोग म्यूजिशियन नहीं है, हम लोग फिजिसिस्ट है। हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, हमारे लिए ये टेक्निक किस तरीके से काम आती है, तो उसके बारे में थोड़ी बात अगर कर लें तो देखते हैं। तो ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ये मैथमेटिकल फिनोमेना है, जिसको फिज़िक्स में प्राइमरली जो फंक्शंस होते हैं उनको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट और है, उसको भी बात करेंगे। टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये इसका एग्जांपल तो देख लिया, कुछ सम फंक्शन ऑफ टाइम से सम फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी में चले गए, और उसका कुछ यूज़ था गिटार वाले के लिए बता दिया। हमारे लिए क्या यूज़ है उसके लिए फिज़िक्स का? फिज़िक्स में, तो फिज़िक्स में एक फिनोमेना होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे एक सिलेंडर है, ट्रांसपेरेंट सिलेंडर, और उसमें आपने हाइड्रोजन गैस भर रखा है। ठीक है, और उसके अक्रॉस आपने बहुत हैवी फील्ड लगा रखी है। ठीक है, बहुत हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। तो क्या होगा? एकदम हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड से वो आयोनाइज होगा, आयोनाइज नहीं, एग्जैक्टली एक्साइट होगा, डी एक्साइट होगा। उस प्रोसेस में उससे कुछ लाइट निकलेगा। ठीक है, अब वो लाइट कैसा निकलेगा? ट्यूबलाइट जैसा निकलेगा। कैसा लाइट निकलेगा? तो उसमें जैसे गिटार के लिए बोला कि उसका जो टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड ग्राफ है वो कुछ अजीबोगरीब सा था, वैसा हाइड्रोजन के लिए भी मिलेगा। और लाइट के बारे में भी हमको पता है कि लाइट क्या होता है, वेव होता है, तो वहाँ पे भी कुछ अजीबोगरीब सा पैटर्न मिलता है, कुछ मिक्सचर वहाँ पे भी मिलता है। ठीक है,
अब फूरियर ट्रांसफॉर्म करके आपको क्या मिलेगा, आपके पास एक अजीबोगरीब सा जो ग्राफ आता, उससे आपको कुछ एक ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ वट एवर सब्सटेंस देयर इज। ठीक है, अब इसकी जब हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आपको मैंने बना रखा है। आपने पढ़ा होगा लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाश्चन सीरीज़ वगैरह वगैरह। लाइमन सीरीज़ जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, हमको आंखों से दिखाई नहीं देता, बट मशीन से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। विजिबल रेंज के कुछ पार्ट यहाँ पे आपको बाल्मर सीरीज़ में दिखाई देता है। पाश्चन सीरीज़ जो होता है इंफ्रारेड रेंज में मोस्टली होता है। ऐसे कुछ बात आप लोगों ने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, सो एसेंशियली क्या कर रहे हैं, अब ये क्या चीज़ है, ये हमने हाइड्रोजन को अगर फील्ड दिया तो हमको कुछ ऐसा पैटर्न मिला। ये उस हाइड्रोजन या जो भी सब्सटेंस है, ये इस केस में हाइड्रोजन का फिंगरप्रिंट है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हाइड्रोजन में ये एक्सपेरिमेंट करोगे, आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कैल्शियम के लिए करोगे तो कुछ अलग टाइप का पैटर्न होगा, किसी और गैस के लिए, हीलियम के लिए करोगे तो कुछ और पैटर्न होगा। ठीक है, तो सब अलग अलग एलिमेंट्स का अगर हमारे पास फिंगरप्रिंट है, यहाँ बैठे बैठे अपने अर्थ में हम लोगों ने अलग अलग एलिमेंट्स देखे और उनका ये सारा स्पेक्ट्रम जो है नोट कर लिया। ठीक है, ये वही चीज़ है, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ्स है। कई कई जगह पे हम लोग को पीक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से काम आता है, अब यहाँ बैठे बैठे तो हमको हाइड्रोजन हीलियम के बारे में पता है। अब दूर दराज स्टार मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से एक स्टार है, उसकी कुछ लाइट आ रही है हमारे पास। ठीक है, अब उस लाइट को एनालाइज करके उस लाइट में क्या क्या कंपोनेंट्स है, कौन कौन से लाइट के कंपोनेंट्स है, उसका ट्रांसफॉर्म करके हमको कहाँ पे पीक्स मिल रहे हैं, कहाँ पे पीक्स मिसिंग है, वो सारा एनालिसिस करके हम लोग यहाँ बैठे बैठे बता सकते हैं कि उस स्टार के क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसमें कितना क्या वो आयरन फेज में है, उसमें कितना सिलिकॉन बन गया, उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सारा प्रेडिक्शन हम यहाँ बैठे बैठे लगा सकते हैं। ठीक है, अपने लाइफ के किस साइकिल में वो बातें भी हो सकती है। ठीक, तो बहुत पावरफुल टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। बिना टच किए, यहाँ पे गैस था, उसको खाली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और पता लगा लिया वो कौन सा गैस है, क्योंकि आपको पहले से पता था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऐसा होता है, अलग अलग चीज़ों का स्पेक्ट्रम ऐसा होता है। ठीक है, तो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये जो काम है स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसमें उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, दूसरा मैंने कह रखा है कि भाई एक और एप्लीकेशन है किसमें, पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में चीज़ों को ले जाने में फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो बात है सेकेंड पॉइंट, इसको आप नोट कर लेंगे। जो सेकेंड पॉइंट है वो क्वांटम मैकेनिक्स में काफ़ी आप लोग यूज़ करते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स वगैरह, जो मतलब क्वांटम के कॉन्सेप्ट्स में प्राइमरली ये यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं उसको एज एन एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपने पढ़ रखा है, मैं एज्यूमिंग ये जो शुरुआती पार्ट है आपका हो गया है, ये एज्यूम करते हुए मैं कहूँ कि भाई पार्टिकल इन अ बॉक्स, इसके बारे में आप जानते हैं क्या होता है। तो 1D केस की बात करें तो एक पाइप के अंदर एक ब्लॉक फंसा हुआ है। ठीक है, इधर जा रहा है वापस आ रहा है, इधर जा रहा है वापस आ रहा है, कुछ उसके पास एनर्जी है। ये सिचुएशन क्लासिकली तो हमको ऐसे आते जाते दिखाई देती है, क्वांटम मैकेनिक्स में आपको बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं होता। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, वेव फंक्शन की बात की जाती है। वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, जो कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, उसका वेव फंक्शन कुछ ऐसा होता है। अब मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ, इस पर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में e⁻⁴ आ जाता है। अब ये k क्या चीज़ है, तो जैसे ओमेगा था वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी था टाइम के करस्पॉन्डिंग, ये k जो है ये वेव नंबर है। ठीक है, 2π/λ के टर्म्स में बात करते हैं जब हम लाइट की बात कर रहे होते हैं तो वो k होता है, वेव्स की बात कर रहे होते हैं तो k वो होता है। ठीक है, तो उस k के टर्म्स में हम लोग x का जो फंक्शन था उसको k के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब k के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मोमेंटम स्पेस। ये k का मोमेंटम से क्या वास्ता, तो जब आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, जब आप एज अ वेव चीज़ों को ट्रीट करते हैं, तो जो मोमेंटम है वो h⁻k के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे ओमेगा के लिए बोलते हैं, ओमेगा जो है 2πf के बराबर है। अगर आपको ओमेगा का इन्फॉर्मेशन मिल गया तो फ्रीक्वेंसी का इन्फॉर्मेशन मिल गया, ऐसा कुछ काम हम लोगों ने किया था। तो वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको k का इन्फॉर्मेशन मिल गया तो क्वांटम मैकेनिकली स्पीकिंग आपको p का इन्फॉर्मेशन, मोमेंटम का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक, तो वही कुछ काम करते हैं, यहाँ पे k स्पेस में चीज़ों को लेके जा रहे हैं, या मोमेंटम स्पेस में खाली h⁻ से जहाँ जहाँ k है वहाँ पे मोमेंटम बाय h⁻ पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक केस है,
ब्लॉक फंसा हुआ है। हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि इसके पास मोमेंटम की दो ही वैल्यूज़ पॉसिबल होनी चाहिए, एक जब ये आगे जा रहा है और एक जब ये पीछे आ रहा है, दो ही पर्टिकुलर मोमेंटम वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। अब फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हमको वो रिजल्ट मिलता है, देखते हैं। तो जैसे कॉस का किया था वैसे ही साइन का फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कॉस का रिजल्ट आया था वैसे ही साइन का रिजल्ट आ जाएगा, सामने में कुछ लगा रहेगा और साथ में यहाँ पे जो है डेल्टा ऑफ के एन पाई बाई एल माइनस डेल्टा ऑफ के माइनस एन पाई बाई एल, कुछ इस तरीके से रिजल्ट आता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, क्या ये मोमेंटम की दो स्पेसिफिक वैल्यूज़ दे रहा है या के की दो स्पेसिफिक वैल्यूज़ दे रहा है? तो बिल्कुल आप देखोगे कि के की वैल्यू अगर एन पाई बाय एल के बराबर होती है माइनस में, या के की वैल्यू प्लस एन पाई बाय एल होता है, तभी ये जो पूरा फंक्शन है वो नॉन ज़ीरो होता है। यानी कि के की दो पॉसिबल वैल्यूज़, या बोलेंगे मोमेंटम की दो पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए ही ये फंक्शन नॉन ज़ीरो है, अदरवाइज ये फंक्शन ज़ीरो है। यानी कि मोमेंटम की दो ही वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती है। मैं अगर ड्रॉ करूँ ग्राफ तो कुछ ऐसा ड्रॉ करूँगा, मोमेंटम की एक वैल्यू इधर और मोमेंटम की एक वैल्यू क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो इधर आ गई हमारे पास, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, यहाँ पे आप फाई लिख लो, ठीक है, ये जो फाई के है और के की दो पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे प्लस दिस एंड माइनस ऑफ दिस पे आपको पीक्स मिलेंगी, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, एन पाई बाय एल और ये हो गया माइनस एन पाई बाय एल पे, ठीक है। लेबलिंग कर दिया जाए तो ये हो गया फाई पी फाई के, सॉरी, ठीक है, ये है के, कुछ इस तरीके से हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में भी इस फिनोमेना का यूज़ है। और एक और एग्जांपल जो मैंने दे दिया कि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन, स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। तो फिजिक्स वालों के लिए यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, करके हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है भाई, फिजिक्स की बात तो हम लोगों ने कर ली, अब खाली सीधे सीधे मैथमेटिक्स में आते हैं अपने काम पे और अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो एक प्रॉब्लम हम लोगों ने ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। चलो, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म करके हमको जो फंक्शन मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ के मिलेगा, क्योंकि एक्स से के हो, हाँ ओके। अच्छा, के और ओमेगा का भी रीज़न मैं बता देता हूँ। तो जैसे आप कहते हैं कि जब ई रेस टू आई के एक्स और ई रेस टू आई ओमेगा टी, जब टाइम की बात करते हैं तो ओमेगा आता है, जब एक्स की बात करते हैं तो के आता है। इसको याद रखने का तो एग्जैक्टली नहीं, बट समझने का एक तरीका ये है कि एक्सपोनेंशियल के पावर में जो भी चीज़ है उसका डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक पोजीशन का डायमेंशन वाला चीज़ हमने यहाँ पे लगा रखा है तो दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए उसका डायमेंशन 1 बाय लेंथ या 1 बाय पोजीशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। के के बारे में आप क्या बोलते हो? के जो होता है वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा जो होता है वो मीटर्स में होता है, यानी कि पोजीशन के टर्म्स में होता है। तो जो इसका डायमेंशन है 2 पाई बाय सम लेंथ है, ठीक है। तो डायमेंशनली बैलेंस्ड है के और एक्स, ये 1 बाय लेंथ और ये लेंथ दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ओमेगा टी के टर्म्स में बात करते हैं तो ओमेगा जो होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 बाय टाइम वाली चीज़ होती है, और वो वहाँ पे भी यही फिनोमेना आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ओके सो फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग को वही काम करना है के स्पेस में, फूरियर ट्रांसफॉर्म करके के टर्म्स में हमको लेकर आना है। फूरियर ट्रांसफॉर्म किसका करना है? तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है, और फॉर्मूला हमारे पास है, उसी फॉर्मूला को बस अप्लाई कर देना है। 1 बाय रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्या चीज़ है सामने, ई रेज टू आई के एक्स, और फंक्शन जो लिखा था उसको एज सच लिख देंगे डेल्टा एक्स, ठीक है, टी एक्स।
एक्स को ख़त्म करके हम लोग के टर्म्स में जाएंगे। और डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको आता है क्या? आना चाहिए, मतलब बहुत इजी चीज़ है। सबसे इजी है डेल्टा फंक्शन के साथ में कुछ भी चीज़ चिपका हुआ है उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, डेल्टा एक्स इंटू कोई भी फंक्शन हो तो ये किसके बराबर होता है? तो ये सिंपली आपको मिल जाता है एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो एफ ऑफ ज़ीरो यानी कि 1/√2π ई रेस टू आई के इंटू ज़ीरो, तो ई रेस टू ज़ीरो, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास √1/2π, ठीक है। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया डेल्टा एक्स का। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, इसको और एनालाइज करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे डेल्टा एक्स की, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि एक्सिस है हमारे पास, डेल्टा एक्स का मतलब होता है कि x इक्वल्स टू 0 पे उसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे पीक कर जाती है, ठीक है। तो ये x है, ये fx है। fx की वैल्यू बाकी जगह 0 और सिर्फ x इक्वल्स टू 0 पे सीधे से स्पाइक होती है, इन्फिनिटी होता है बट वो हाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसी चीज़ का जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमको क्या चीज़ मिलता है? तो हमको मिलता है f ऑफ k इक्वल्स टू 1/2π, ठीक है। यानी कि हमको जो ग्राफ बनाना है अब ग्राफ बनाना है k और f में। एफ के वर्सेस के, ये ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? तो आप देख रहे हो एफ के की वैल्यू एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है 1/√2π के बराबर, यानी कि के की कोई भी वैल्यू हो, एफ के की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कुछ ऐसा दिखाई देगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं, मैथमेटिक्स ही करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या किया हम लोगों ने बोला भाई सिंपल फॉर्मूला हमको पता है, इस फॉर्मूले में हम लोगों ने अपने फंक्शन को जो क्वेश्चन में गिवन था उसको डाल दिया। तो ये फॉर्मूले में डाला, डेल्टा एक्स यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और डेल्टा का इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, सीधे सीधे इंटीग्रेट होकर हमारे पास कुछ एक सिंपल सा रिजल्ट आ गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स मॉड एक्स, ठीक है। ये फंक्शन कैसे देखता है? पहले तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्सिस हमारे पास, ये हो गया एक्सिस और ई रेस टू माइनस मॉड अल्फा एक्स। तो ये दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। x इक्वल्स टू 0 डालोगे जैसे ही, तो x इक्वल्स टू 0 डालते ही आपको ई रेस टू 0 यानी कि 1, तो x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे जैसे x इंक्रीज करते जाओगे ये एक्सपोनेंशियली ड्रॉप होता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और दूसरे साइड क्या होगा? पीछे साइड x नेगेटिव x के लिए। तो आप बोल रहे हो मॉड x है, इसका मतलब क्या है कि x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, x इक्वल्स टू चाहे आप +5 रखो चाहे -5 रखो, fx की सेम वैल्यू मिलेगी। तो जैसे x इक्वल्स टू +5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे मिलनी है, ठीक। तो एसेंशियली इसी का एक मिरर इमेज इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये है f ऑफ x, ठीक है। क्या करना है? फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सेम काम करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे तो f ऑफ k जो है ये हमारे पास
1/√2π, फॉर्मूला लिख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e⁻⁷ और फंक्शन लिख देते हैं e⁻⁴ dx। ठीक है, अब ये मॉड वाले को कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये आना चाहिए, नहीं आता तो देख लेते हैं। ठीक है, सो 1/√2π। अब ये जो मॉड x की बात करते हैं, आप क्या बोल रहे हो कि जो सिचुएशन पीछे की ओर है वही सिचुएशन आगे की ओर है जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, ये जो ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव x डायरेक्शन में जैसे मैं कहता हूँ पॉजिटिव x डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो x इक्वल्स टू +5 के लिए मॉड x की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है +5। x की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तब मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉड x की वैल्यू अब भी +5 होती है। तो x लेस देन 0 रेंज में, नेगेटिव रेंज में जो मॉड x की वैल्यू है वो एसेंशियली -x के बराबर है। ठीक है, x की वैल्यू आप -5 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको +5 मिल जाएगा जो भी हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग इस फंक्शन को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, एक लेस देन 0 वाले हिस्से में और एक ग्रेटर देन 0 वाले हिस्से में। और लेस देन 0 वाले हिस्से में मॉड x की जगह -x रख देंगे और पॉजिटिव साइड तो मॉड x की जगह x रखेंगे। इस तरीके से हमेशा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो दो टुकड़े में तोड़ना है इस इंटीग्रल को, एक नेगेटिव साइड एक पॉजिटिव साइड, यानी कि एक टुकड़ा हो जाएगा -∞ से 0। ठीक है, e⁻⁷ e⁻⁴ और मॉड x के लिए क्या बोला नेगेटिव साइड में, तो मॉड x की जगह में -x रखना है। -x रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कि ax हो गया dx। ठीक है, और फिर दूसरा इंटीग्रल कैसा बनेगा, दूसरा इंटीग्रल बनेगा 0 से इन्फिनिटी e⁻⁷ और e⁻⁴ मॉड x की जगह सिर्फ +x रखा है हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, दोनों को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आप बोलोगे ये तो एक्सपोनेंशियल हो गया, वो e⁻⁴ ऐसा कुछ काम किया था, वही काम हम लोग यहाँ पे फिर से कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इंटीग्रल -∞ to ∞ e⁻⁷ प्लस a इंटू x dx। ठीक है, अच्छा -∞ से ये 0 है, लिमिट्स गड़बड़ नहीं करना है। और फिर दूसरा इंटीग्रल क्या है, दूसरा इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी है e⁻⁷ x dx। अब खाली इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻⁷ प्लस a या e⁻⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻⁴x अपॉन अल्फा। ठीक है, इंटीग्रेट करने पे तो वही काम यहाँ पे करते हैं, सारा कुछ मैनुअली जैसा करते आए हैं आज तक 12th क्लास तक में, तो वही कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटीग्रेशन जो है ये आ जाएगा हमारे पास e⁻⁷ प्लस a अपॉन i प्लस a। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक, सॉरी -∞ से 0 तक। और दूसरा इंटीग्रेशन कैसा बन रहा है, दूसरा इंटीग्रेशन बन रहा है e⁻⁷ माइनस a अपॉन i माइनस a, x भी यहाँ पे है, और 0 से इन्फिनिटी। अब लिमिट्स डालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ।
इस इंटीग्रेशन में लिमिट्स डालने हैं, लिमिट्स डाल के अपने को क्या मिलेगा, तो ये 1/√2π एज सच, ठीक है। ब्रैकेट में ये पहला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे x की वैल्यू -∞, e⁻∞ जैसे ही डालोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं वो काम, x की वैल्यू -∞ रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास आ गया, और x की वैल्यू 0 रखेंगे, e⁻0 हो जाएगा 1, ठीक है। तो उसको रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 1 - 0/ik + a, ठीक है। और दूसरा इंटीग्रेशन कैसा है, दूसरा इंटीग्रेशन ऐसा है, इसका क्या करेंगे, तो आप बोलोगे e⁻ik - a। अब यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ सकता है, देखते हैं, e⁻∞ टाइप का लग रहा है, x की वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो, ठीक है। अब इसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, इसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, e⁻ik - a, e⁻ik - a, और फिर उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा टुकड़ा, e⁻ik x, x की वैल्यू e⁻ik x इंटू e⁻−ax, ये कुछ ऐसा है हमारे पास, ठीक है, अपॉन ik - a। इसमें हम लोग को लिमिट्स डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे खास बात क्या हो रही है, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी। अब इसको ऐसे देखकर आसान हो जाएगा, अब x की वैल्यू जैसे ही आप इन्फिनिटी डालते हो, e⁻∞ तो 0 हो जाता है, ठीक है। और x की वैल्यू आप जैसे ही 0 डालते हो तो ये जो दोनों ही टर्म है, दोनों टर्म 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 - 1 आ जाएगा ऊपर के केस में, 1/√2π 1/ik + a, और फिर प्लस में ऊपर में -1 आने वाला है तो इसको माइनस कर देते हैं, चलो प्लस रहने देते हैं फिलहाल, यहाँ पे लिख देता हूँ -1/ik - a। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो, जो करना है करो, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा दिखाई देगा हमको, तो ये दिखाई देगा a + ik, a - ik, और ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई करने से 1/√2π, और ऊपर आ गया, मैं फाइनल सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो 2a अपॉन a² + k², इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ k, ठीक है। तो ग्राफ क्या था पहले, fx का ग्राफ कुछ ऐसा था, fx वर्सेस x ग्राफ, और अब जो fk का ग्राफ है वो कैसा दिखाई देगा, तो उसको भी ड्रॉ करते हैं। k = 0 पे जो f की वैल्यू है, k = 0 पे वो कुछ वैल्यू आ जाएगी 2a/a², ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ है तो आप देख लेंगे, 2a/a² + k², ये कुछ ऐसा वैल्यू a² आ जाएगा। और जैसे ही k की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि k डिनोमिनेटर में है, तो ये जो f है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो k = 0 की बात करेंगे तो f की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे k की वैल्यू, f की जो वैल्यू है वो भी आपको रिड्यूस होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। और 1/k², और जैसे आप देख रहे k² है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ के लिए हमको सेम रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है। आप इस ग्राफ को देख पा रहे हैं,
तो फिलहाल आज यहीं तक बात करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर समराइज करें तो क्या चीज़ है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है तरीका है कहाँ से कहाँ पहुँचने का। तो अगर टेक्निकल टर्म्स में, फिजिक्स के टर्म्स में बात करेंगे तो बोलेंगे कि भाई टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन या पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस, यहाँ जाने के लिए जो रास्ता होता है वो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। या मीनिंग की बात करेंगे तो हम लोगों ने गिटार के टर्म्स में बात किया कि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे लिए मीनिंगफुल है, ये हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है। कई बार ऐसा होता है ये मीनिंगफुल नहीं होता, ये मीनिंगफुल होता है, उसमें हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और कब होता है, तो फिजिक्स की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम से एक टेक्निक होती है जो जिसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स में भी पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में उसके एप्लीकेशन क्या है, ये करने से फ़ायदा क्या होता है, वो बात की है। बट ये सारा कुछ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से किया जा सकता है, ठीक है। सो और क्वेश्चंस है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ गए, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उल्टा जाना होगा तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करके होता है, ठीक है। और वो फॉर्मूला भी काफ़ी सेम सा होता है। वो सारी बातें जो है जो वो हम लोग आगे करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।